बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इटली में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में PhD के स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुके हैं। इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस मई के एंड में है और कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जून के शुरू में है। इटली में एप्लीकेशन एवेलुएशन क्राइटेरिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिसर्च प्रपोज़ल को दी जाती है। तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है, हाउ टू डेवलप रिसर्च प्रपोज़ल फॉर एडमिशन इन इटली। ये आपको बताता चलूँ, इसकी वेटेज पहली एवेलुएशन क्राइटेरिया में 50% के करीब होती है। रिसर्च प्रपोज़ल के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्रपोज टाइटल, सेकंड में प्रोजेक्ट समरी, थर्ड में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रपोज टाइटल में इट मस्ट बी सेम एज डिस्क्राइब इन द पोजीशन. Second, it should include relevant keywords. The title must be eye-catching and it must be brief and meaningful title. It must be relevant to your master thesis or extension and should be written in active voice. टाइटल बहुत ज़रूरी है। अगर तो फंडिड पोजीशन अनाउंस हुई है टॉपिक वाइज तो आपका टाइटल जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर फंडिड पोजीशन अनाउंस नहीं हुई, आपने न्यू रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है तो वो मस्ट बी आई कैचिंग और वो आपके मास्टर की थीसिस की एक्सटेंशन होना चाहिए। इस वजह से प्रपोज जो टाइटल है वो बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, प्रोजेक्ट समरी। इसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हाईलाइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड मेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, नंबर 3 पे ओरिजिनलिटी नोवेलिटी एंड नंबर 4 पे स्टेट ऑफ द आर्ट। इन चारों के नंबर होते हैं। अगर रिसर्च प्रपोज़ल के 20 नंबर हों तो उसमें जो 5 नंबर हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट के होंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हाईलाइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Problem statement provides a clear and concise description of issues that need to be addressed. It must be what is specific problem in that research area that you will address. Or you can say that you have to outline the negative points of the current situation and explain why this matter. ये राउंड अबाउट 5 से 10 लाइंस में आपने बताना होता है कि कौन सा मेन एरिया है, कौन सा मेन प्रॉब्लम है जिसे आप टारगेट करके ये रिसर्च करने जा रहे हैं। ये टून सेट कर देगा आपके रिसर्च प्रपोजल की। सेकंड, मेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यू मस्ट गिव ए गुड इंडिकेशन ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेट आउट ऑफ दिस रिसर्च। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रेलिवेंट हों, कम्प्लीमेंट्री हों, और अगर आप ये रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो ये वाले रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ओरिजिनलिटी बतानी होती है, नोवेलिटी बतानी होती है। आपने ये बताना होता है, प्रूव करना होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो नॉवेल है, ओरिजिनल है। उसमें नोवेलिटी कहाँ पे है? नोवेलिटी में आप न्यू प्रोस्पेक्टिव उसका बता सकते हैं। हो सकता है आप न्यू मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हो सकता है आप नॉवेल रिसर्च टूल या टेक्निक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हो, या हो सकता है आप डेवलपमेंट करें या इम्प्रूवमेंट करें ऑन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले एग्जिस्ट है। ऑलरेडी एक टेक्निक है, उसमें इम्प्रूवमेंट अगर आप शो कर दें, इट मस्ट बी और इट मे बी अ न्यू डेप्थ इन द स्टडी। या इसकी एक और पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जिस्टिंग आइडियाज़ या थ्योरीज़ को अप्लाई करें टू न्यू सेट ऑफ डाटा। ये 5 से 6 चीज़ें जो हैं ये ओरिजिनलिटी में आती हैं, नोवेलिटी में आती हैं। एंड यू हैव टू प्रूव इन योर रिसर्च प्रपोजल, यू हैव टू गिव द नोवेलिटी स्टेटमेंट इन योर रिसर्च प्रपोजल। इट मस्ट बी 2 to 3 लाइन्स स्टेटमेंट। लेकिन जब वो पढ़ने वाले हैं वो इस चीज़ को लाजमी देखते हैं, नोवेलिटी की स्टेटमेंट को लाजमी देखते हैं
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, द स्टेट ऑफ द आर्ट। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू से, वो मैं आपको बताऊंगा। State of the art basically the highest level of development that has been achieved to date in a design, a process, a material, a technique। जिस रिसर्च एरिया पे आप काम करने जा रहे हैं उस रिसर्च एरिया में जो हाईएस्ट लेवल डेवलपमेंट हो चुकी है उसके बारे में बताना, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। It may be defined as systematic literature review on the state of art and future research work in anonymous communication system। जो अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट है, इट हेल्प्स फॉर्मेटिंग द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस द थीसिस इंटेंडेड टू एड्रेस। और आप ये भी कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग ए गुड स्टेट ऑफ द आर्ट माइट बी कंसीडर्ड द मेन इनिशियल स्टेप ऑफ द पीएचडी थीसिस। इसको हम लिटरेचर रिव्यू से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू में हम हर चीज़ जो रेलिवेंट है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट सिर्फ 5 से 6 लाइंस का होता है जिसमें हमने उस ऑब्जेक्टिव के बारे में, उस रिसर्च एरिया के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी हैं वो हाईलाइट करनी होती है। इसमें आप उस पेपर के बारे में बता सकते हैं जिससे आप इंस्पायर हुए, जिसको आप साइट कर रहे हैं, जिसे आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि हम इस पेपर को रेफरेंस के तौर पे, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस काम के ऊपर और हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन लिटरेचर रिव्यू में हर चीज़ आ जाती है। लिटरेचर रिव्यू डिस्क्राइब करता है नॉलेज अबाउट द स्टडी मैटर थ्रू द एनालिसिस ऑफ सिमिलर और रिलेटेड पब्लिश वर्क। It provides a comprehensive overview of what was done, what has been done in the field, and what should be further investigated। तो लिटरेचर रिव्यू आप बैकग्राउंड में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं, लेकिन द स्टेट ऑफ द आर्ट में आप 4 से 5 लाइन में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो चुकी हैं अबाउट दैट रिसर्च एरिया वो आपने हाईलाइट करना होती है। इटली में 5 नंबर होते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट के। देन सिंपली प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हर जगह पे होता है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इंट्रोडक्शन आप बैकग्राउंड बताते हैं, मेथडोलॉजी बताते हैं, रेफरेंसेस बताते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें आपने स्टेट करने होते हैं मेन रिसर्च क्वेश्चंस, ब्रेक द गोल्स इनटू सब कैटेगरीज। ये बुलेट्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, 3 से 4 बुलेट्स फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रियलिस्टिक हों और टाइम कंस्टेंट हों। these are the qualities of the objective। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन जो सेक्शन होता है उसमें बेसिक फैक्ट्स बताने हैं और इम्पोर्टेंस बतानी है रिसर्च एरिया की। व्हाट इज़ योर रिसर्च एरिया, मोटिवेशन ऑफ द रिसर्च, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, नॉलेज एडवांसमेंट। इंट्रोडक्शन जो होता है ये भी बड़ा क्रूशल पार्ट होता है। इसके भी 5 नंबर होते हैं। इसमें अपना सारा केस आपने डिवेल्प करना होता है। इसमें आपने उस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, आपने लेके बढ़ना होता है, अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना होता है, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उसे बताना होता है कि क्यों आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करना होता है जिसमें बताना होता है कि ये टेक्निक यूज़ हुई, ये टेक्निक यूज़ हो चुकी हैं, इसमें ये शॉर्ट कमिंग थी, हमारे वाली जो टेक्निक है वो हम इस वजह से यूज़ करना चाहते हैं, या हमारे वाला जो मेथड है वो हम इस वजह से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं। मैथडोलॉजी में आप लोगों ने जो भी मेथड अडॉप्ट करना है फॉर दैट रिसर्च वो आपने बताना है, हाईलाइट करना है। अगर कोई सिंथेसिस है तो उसकी स्कीम्स बतानी होती हैं। अगर नैनो पार्टिकल की आपने प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशंस के मेथड बताने हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, सरफेस रिस्पांस मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, वो बताना है।
उसकी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताना है। तो दिस इज़ अबाउट द मेथडोलॉजी। एंड रेफरेंसेस लाजमी तौर पे ऐड करने हैं। ऑल फैक्चुअल मटेरियल दैट इज़ नॉट ओरिजिनल विद यू मस्ट बी accompanied by the reference to its source। तो रेफरेंस स्टाइल जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप लोगों ने नीचे एट द एंड ऑफ द योर रिसर्च प्रपोजल वो ऐड करने हैं। एक और आपको बात बताता चलूँ, कुछ रिसर्च प्रपोजल में टाइमलाइन भी ऐड करते हैं। तो मोस्टली जो पीएचडी की रिसर्च है वो 3 साल की होती है। तो आपने इसी सारे काम को 3 सालों में 6-6 माह के ड्यूरेशन में डिवाइड करके टाइमलाइन भी डेवलप करनी होती है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी इसे डिमांड नहीं करती। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो एक रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करने के लिए चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।